Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 2nd of October 2023 and UPSC Analyzer pays tribute to Gandhi ji and Shastri ji on their birth anniversary. तो आज का न्यूज़ एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है अफगान एम्बेसी शट्स ऑपरेशंस इन दिल्ली साइट्स लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि बेसिकली जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी उसने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है क्योंकि उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको ये सब कुछ पता होगा कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान ने पावर कैप्चर कर ली, जो अशरफ घनी की गवर्नमेंट थी कोलैप्स हो गई थी और जब से यहाँ पर तालिबान ने पावर कैप्चर की है उसके बाद से किसी ने भी तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। लेकिन इंडिया ने अपनी एम्बेसी को खोल दिया था अफगानिस्तान में कुछ टाइम पहले। तो वाइल इंडिया हैज़ अ टेक्निकल टीम इन काबुल वेयर इट इज़ कोऑर्डिनेटिंग विद द तालिबान regime फॉर डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, तालिबान वुड नाउ वांट टू पोस्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन दिल्ली। लेकिन इंडिया ने अभी तक तालिबान regime को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, तो इट विल हैव टू डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट द नेक्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूएस टाइज एट ऑल टाइम हाई विल टच मून। अब ये बात क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी? तो ये जो इंडिया कनाडा का रो पूरा चल रहा था, ये जो निज्जर की डेथ हुई थी उसके बाद यहाँ पर कनाडा ने ये कह दिया था कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि कहीं इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई फ़र्क इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो यही बात कही गई है बाई आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ emphasized that Delhi's relationship with Washington is at an all-time high and the two countries have moved to a position where they see each other as very desirable, optimal and comfortable partners। तो दोनों कंट्रीज बेसिकली एक दूसरे के साथ डील नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। स्टोरिंग एनर्जी इन ब्लॉक्स हाउ ग्रेविटी में सॉल्व ग्रीन पावर्स प्रॉब्लम। तो कल हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर एक स्टार्टअप का आइडिया देखा था, हॉप चार्ज। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहा करो, बेसिकली जो आपकी आंसर राइटिंग है उसमें आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो ग्रीन पावर की प्रॉब्लम है इसको ग्रेविटी कैसे सॉल्व कर सकता है? तो जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हवा हमेशा नहीं बहती है, सूरज हमेशा नहीं चमकता है, तो इंटरमिटेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो उसको सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग ग्रेविटी। ये बताया गया कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एनर्जी वॉल्ट्स नाम की एक कंपनी है और जिसके पास EVX है, EVX प्लेटफॉर्म है जो कि ग्रेविटी का यूटिलाइज़ करता है ब्लॉक्स में एनर्जी को स्टोर करने के लिए जब उसकी ज़रूरत ना हो, और जब उसकी ज़रूरत हो तो उसको ग्रिड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है और बाद में जब ज़रूरत होती है इस एनर्जी की तो उसको ग्रिड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एज कंट्रीज स्टेप अप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन देयर इज़ ग्रोइंग अर्जेंसी टू डेवलप लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जिसको कि इंस्टॉल किया जा सके अलॉन्ग साइड ग्रीन पावर जनरेशन टू बैलेंस आउट द वेरिएबिलिटी इन रिन्यूएबल पावर। फिर यहाँ पर एनर्जी वॉल्ट का एग्जांपल दिया गया है। तो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज लो, तो एलिवेटर क्या करता है, एलिवेटर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है फ्रॉम द ग्रिड और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल प्लांट्स, और ब्लॉक्स रेज हो जाते हैं। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो वापस इसको यहाँ पर ग्रिड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में, आप ये नोट कर सकते हो पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो हम यहाँ पर कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹13,500 करोड़ इन तेलंगाना। तो कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो कभी भी आप लिख रहे हो कि सरकार ने यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए क्या किया, तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई है। इसका नाम किस पर होगा? तो जो ट्राइबल डीटीज़ हैं समक्का एंड सरक्का, इनके ऊपर ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी इसका यहाँ पर नाम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। वाई डू पारसीज लिव लॉन्गर? तो अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो अगर 70 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो पारसीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85 ईयर्स है। अब इनमें कैंसर बहुत कम होता है, लेकिन इनमें न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम हो जाना, डिमेंशिया होना, लेकिन कैंसर कम होता है। अब ये क्यों कम होता है और बाकी सारी चीज़ें क्यों ज़्यादा होती हैं, उसके लिए ही एक प्रोजेक्ट है। 2007 से ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 2008 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है।
तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था बाय द अवस्था जैन लिमिटेड इन 2008। तो अभी तक तो फाइंडिंग्स नहीं आई हैं, जब आएंगी तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है बायोमार्कर्स। तो बायोमार्कर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बायोमार्कर्स बेसिकली क्या होता है, जीन्स शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कंडीशंस, इसको बोलते हैं बायोमार्कर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर डिजीजेस को डिटेक्ट किया जा सकता है, हेड या नेक कैंसर, इन सबको डिटेक्ट किया जा सकता है। Why do Parsis in India live longer than other communities? Why do they have relatively fewer cases of lung, head or neck cancer but present an increased prevalence of Parkinson, Alzheimer and other neurodegenerative diseases? अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो न्यूज़पेपर से रिलेटेड, या तो आपका कोई भी डाउट हो यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या स्टैटिक पोर्शन से, करंट अफेयर्स पोर्शन से, तो आप पूछ सकते हो। बेसिकली अगर हम बात करें तो डेली 10:30 PM पर डाउट सेशंस होंगे। तो डाउट सेशंस में आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैव घोस्ट फैकल्टी ऑल फेल टू मीट 50% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो अगर हम देखें तो कुछ सालों से जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल तो रहे हैं लेकिन उतनी फैकल्टी तो है नहीं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखी जा रही है घोस्ट फैकल्टी की। अगर हम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट देखें तो बेसिकली 50% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो रही है। ये सब कुछ कैसे चेक किया गया, तो आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से, और ये पाया कि कुछ की यहाँ पर अटेंडेंस तो ज़ीरो है, ज़ीरो अटेंडेंस वॉज कॉमन। तो अटेंडेंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स वॉज मॉनिटर्ड रैंडमली ड्यूरिंग द वर्किंग डेज फॉर अबाउट 2 months यूजिंग द न्यूली इंस्टीट्यूटेड आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो कभी भी आप एजुकेशन सिस्टम में लिख रहे हो तो आप हायर एजुकेशन सिस्टम में ये पॉइंट लिख सकते हो। आगे हम चलते हैं। आज गांधी जयंती है तो बहुत सारे आर्टिकल्स उससे ही रिलेटेड हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं। अगर आप देखो तो रिलीजियस एंड सेकुलर, तो गांधी वेनरेशन फॉर अदर फेथ्स मेड हिम मोर ऑफ अ हिंदू एंड नॉट लेस ऑफ अ हिंदू, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये ज़रूर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अ सॉफ्टर टच, तो यहाँ पर डिजिटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की गई है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 जो कि पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। कोई ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है उसको सरकार बैन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं जिनको सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया जाता है, उस सेफ हार्बर के प्रोटेक्शन को भी सरकार अपनी मन मर्जी से हटा सकती है। तो इन August, the Digital Personal Data Protection Bill 2023 was passed by Parliament. This law is part of the regulatory framework being brought in by the government to govern the digital economy in India. The other elements of this architecture आर द ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया बिल, फिर ड्राफ्ट इंडिया टेलीकम्युनिकेशंस बिल है, और एक पॉलिसी है जो कि नॉन पर्सनल डेटा को गवर्न करेगी। अगर हम डिजिटल इंडिया बिल की बात करें तो ये अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट जो इस पेपर में पब्लिश हुई थी, जो कि हमने भी डिस्कस की थी, कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। एज दीज चेंजेस वुड वेस्ट कंसिडरेबल पावर एंड डिस्क्रिशन विद द यूनियन गवर्नमेंट, और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो क्या पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। सिमिलरली यहाँ पर वही पॉइंट्स है कि गवर्नमेंट के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर हो जाएगी कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को इशू करने के लिए। और अगर हम देखें तो कंटेंट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, जो लगभग कुछ 471 थी 2014 में, ये बढ़कर 9849 हो चुकी है 2020 में। तो बेसिकली इतनी सारी गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए, सीन इन कंजंक्शन विद प्रोविजंस दैट कुड डिनाई द इम्यूनिटी अफोर्डेड टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सेफ हार्बर मैकेनिज्म क्या होता है, तो बेसिकली अगर सोशल मीडिया पर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप कुछ भी कंटेंट पोस्ट करते हो तो उसके लिए वो सोशल मीडिया कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि वो जो कंटेंट पोस्ट किया गया है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा पोस्ट किया गया है। इसीलिए जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं उनको सेफ हार्बर मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है, एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। फिर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन लगा सकती है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पोज करता हो। तो ऑथर का यही क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट यहाँ पर बेस्ट आर्बिटर है कि यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं ये रिस्क पोज कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ए नर्चरिंग इकोसिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ये जो अप्रोच है इसके इंटेंडेड और अनइंटेंडेड बेनिफिट्स स्टेमिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन। तो बेसिकली हमें इकोसिस्टम इस तरीके का बनाना चाहिए कि टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ सके, ना कि उनको बैन कर देना चाहिए आउटराइटली। नेक्स्ट राइम एंड रीज़न, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस न्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे मिज़ोरम गवर्नमेंट को कि जो भी रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं म्यांमार से आप उनका बायोमेट्रिक लो, लेकिन यहाँ पर मिज़ोरम गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक लेने से मना कर दिया। कुछ टाइम पहले जब म्यांमार में कू हुआ था 2 साल पहले,
तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दो और जो भी यहाँ पर रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, चिन रेफ्यूजीज़, उनको एंटर मत होने दो। लेकिन मिज़ोरम गवर्नमेंट ने ये भी करने से मना कर दिया था। तो अगर बात करते हैं कि ऐसा मिज़ोरम गवर्नमेंट क्यों कर रही है, तो अगर हम बात करें तो जो चिन रेफ्यूजीज़ हैं ये एथनिक आइडेंटिटी शेयर करते हैं मीज़ोज़ के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर एथनिक आइडेंटिटी शेयर करते हैं। द गवर्नमेंट्स नॉन कंप्लायंस विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री डायरेक्टिव टू मिजोरम एंड मणिपुर की आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक डिटेल्स कलेक्ट करनी है जो भी रेफ्यूजीज़ म्यांमार से आ रहे हैं। स्टेम्स फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर इलेक्शंस हैं तो बेसिकली अगर चिन रेफ्यूजीज़ के साथ जो एथनिक आइडेंटिटी शेयर करते हैं मीज़ोस, तो अगर उनको नहीं आने दिया जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर इलेक्शंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वोटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और दूसरा रीज़न है कंपैशन। The Mizoram government, which had earlier refused to close its border to incoming Chin refugees displaced by the 2021 military coup in Myanmar, is due for elections by the year's end. जो मीज़ोज हैं ये कॉमन एथनिसिटी शेयर करते हैं विद द डिस्प्लेस्ड चिन्स एंड बिलीव दैट द डेटा में बी यूज टू अदर द इनकमर्स। तो बेसिकली ये जो अस वर्सेस देम का डिवाइड है वो क्रिएट हो जाएगा अगर यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर यहाँ पर डेटा भी कलेक्ट कर रहा है। तो दिस इज एन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द कंडक्ट ऑफ द एन बायरन सिंह गवर्नमेंट जो कि मणिपुर है। और एथनिक टेंशंस की बात करें तो ये एथनिक टेंशंस को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाए हैं। द कुकीज़ एंड द मैतीज़ कंटिन्यू टू सिमर। तो मणिपुर स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन इन जुलाई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस एथनिक टेंशंस का ब्लेम डाल दिया है रेफ्यूजीज़ के ऊपर, जो यहाँ पर ड्रग इकॉनमी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो गोल्डन ट्रायंगल है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और जो हिल ट्राइब्स यहाँ पर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट रिजीम की वजह से लोग आते रहते हैं म्यांमार से। उन्होंने कहा कि ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यहाँ पर एथनिक टेंशंस जो हैं ये बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। द महात्मास धर्मा, ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे कि गांधी ने डिस्क्राइब किया था खुद को सनातनी हिंदू की तरह, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, इसमें कुछ भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ फेथ। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की गई है जिसमें विमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताया गया है। तो जब यहाँ पर डिलिमिटेशन होगा तब विमेन को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप अ कंसेंशुअल decision carries a special significance for any remarkable change. It reflects the collective spirit of the transformational journey. Recently भारत ने विटनेस किया हिस्टोरिक डिसीजन। अब ये हिस्टोरिक डिसीजन की अगर हम बात करें तो G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया कंसेंसस के साथ। दूसरा यहाँ पर पैसेज हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। तो यहाँ पर ऑथर ने बात की है कि यूएस को 144 साल लग गए इक्वल वोटिंग राइट्स देने के लिए विमेन को। फिर यूके को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सेंचुरी ऑफ पर्सुएशन प्रोटेस्ट। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन एंड मेन दोनों को ही राइट्स दिए गए। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज दोनों के पास ही यहाँ पर वोटिंग राइट्स थे। फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव इंडियन फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ से दैट कि परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स का एंड इट विल लीड टू अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपने अगर मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा होगा तो उसमें एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होता है। तो इंटरनल पीस आ सकेगा, हार्मनी आ सकेगा, इंडिविजुअल फुलफिलमेंट आ सकेगा। तो आर्टिकल 82 जो कि मैंने आपको बता दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का ये सारा हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप उस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कल से ही ये देना शुरू हुई है, तो अगर आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रो चाइना ऑपोजिशन कैंडिडेट विंस मालदीव्स प्रेसिडेंसी। तो हम ये 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली अगर हम मालदीव्स की बात करें तो प्रो चाइना ऑपोजिशन कैंडिडेट यहाँ पर जीत गए हैं, और जो इब्राहिम सोली हैं जो कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते थे, इनकी हार हुई है यहाँ पर। और जो इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद मुइज़, ये यहाँ पर जीत गए हैं। तो ऑपोजिशन कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़ हैज़ वॉन द मालदीव्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बीटिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली इन अ सेकेंड राउंड रन ऑफ। और यहाँ पर प्रो चाइना शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इंडोनेशिया सेट टू लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे। ये हाई स्पीड रेलवे बना ये तो अलग बात है, लेकिन इसको बनाया गया है चाइना के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। तो इंडोनेशिया इज लॉन्चिंग साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे, अ की प्रोजेक्ट अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कोनोकार्पस, ये हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, ठीक है। तो कोनोकार्पस
इन्वेसिव स्पीशी है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको दिख भी रहा होगा, कोनोकार्पस ट्रीज इन अहमदाबाद। इसके अलावा और भी यहाँ पर इन्वेसिव स्पीशीज़ के नाम है यूकेलिप्टस, ये आपको पता होगा, प्रोसोपस जूलीफ्लोरा जिसको विलायती कीकर भी बोलते हैं, प्रीलिम्स में प्रोसोपस जूलीफ्लोरा को लेकर क्वेश्चन आ भी चुका है, अकेशिया मैनगियम एंड लैंटेना कैमरा, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि ये सारे इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन आपको याद होने चाहिए ये। तो कंसर्न्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेसिव कोनोकार्पस स्पीशीज ऑफ ट्रीज, और गुजरात में बहुत ज़्यादा फैल गया है, लास्ट ईयर तेलंगाना में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो सबसे पहले ऑथर का ये क्वेश्चन है कि आप इन सारे प्लांट्स को लगाते ही क्यों हो, जब आपको नहीं पता होता है कि इन्वेसिव है या नहीं है। आपको तब पता चलता है बेसिकली जब डैमेज पूरा हो चुका होता है। तो प्रॉब्लम्स विद एक्जॉटिक्स, तो ग्रीनिंग और ऑर्नामेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सारी जो इंडिजिनस स्पीशीज़ है वो ख़त्म होने लगती हैं। द लिस्ट ऑफ दीज स्पीशीज़ इज लॉन्ग, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। तो 2 स्पीशीज़ है कोनोकार्पस की भी विथ सेवरल वेराइटीज़ एंड हाइब्रिड्स। तो कोनोकार्पस इरेक्टस जो कि मोर वाइडली इंडिया में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये नेटिव है साउथ अमेरिका का। दूसरा है कोनोकार्पस लैंकीफोलियस जो कि नेटिव है ईस्ट अफ्रीका का। तो दे आर ईजली प्रोपिगेटेड एंड मल्टीप्लाइड इन नर्सरीज थ्रू स्टेम कटिंग्स। इंडियाज़ लूजिंग बैटल, तो ठीक है आप कोनोकार्पस को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, कल कुछ और हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली में बात करें तो यूकेलिप्टस आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं दिल्ली में, ठीक है। तो इट इज़ कोनोकार्पस टुडे, कल ये ल्यूसेनिया हो सकता है, मैनगियम हो सकता है। तो शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़, तो जो अर्बन ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स हैं ये एग्जॉटिक्स को डिप्लॉय ही क्यों करते हैं। अगर आप एग्जॉटिक्स को डिप्लॉय ही ना करो तो ये इन्वेसिव स्पीशीज़ की प्रॉब्लम ही ना आए। तो नॉन नेटिव स्पीशीज़ in a biogeographic sense often face very few or no pest और pathogens in new habitats, और जिसकी वजह से यहाँ पर पेस्टिसाइड के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, proliferation आसानी से हो सकता है, जिसकी वजह से इनको at the first place select किया जाता है। It is certainly possible for landscape managers to choose from among native species pools, और जिसकी वजह से आपकी aesthetic need भी फुलफिल हो जाएगी और ये जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है वो भी होता रहेगा। तो सोच समझ कर यहाँ पर ग्रीनिंग और ऑर्नामेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट टेबल की है, और पार्लियामेंट्री कमेटी का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उसमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स को हटा देना चाहिए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स की ग्रेव को भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में क्लासीफाई कर रखा है, तो ये नहीं है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो उनको यहाँ से हटा देना चाहिए। फिर एएसआई की बात की गई है कि एएसआई को यहाँ पर बाइफरकेट कर देना चाहिए, एक यहाँ पर सेरिब्रल फंक्शंस देके, दूसरे यहाँ पर मैनेजेरियल फंक्शंस देके। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। A parliamentary committee report table during the recent special session aims to prune the list of the protected monuments, क्योंकि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उनका सही से कंजर्वेशन भी नहीं हो पा रहा है, और अगर हम बात करें तो 14% में इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो अगर रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाए तो इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन द 75 ईयर हिस्ट्री की जो ये लिस्ट है इसमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स को ड्रॉप किया जाएगा। तो रिपोर्ट ने यहाँ पर क्या सजेस्ट किया है, ऑब्जर्विंग दैट मैनी ऑफ द 3691 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आर माइनर मॉन्यूमेंट्स जिनकी कोई भी नेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि इसको रैशनलाइज और कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टांस द लिस्ट इंक्लूड 75 ग्रेव्स ऑफ द कॉलोनियल एरा सोल्जर्स और ऑफिशियल्स जिसकी यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट हेरिटेज वैल्यू तो नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। क्या मॉन्यूमेंट्स को ड्रॉप किया जा सकता है? हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ड्रॉप तो किया ही जा सकता है। दिस इज रेगुलेटेड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959। तो AMASR रूल्स के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक अमेंडमेंट पास होगा, अमेंडमेंट पास होने के बाद यहाँ पर आसानी से मॉन्यूमेंट्स को रिमूव किया जा सकता है। द एक्ट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द डी नोटिफिकेशन ऑफ ए मॉन्यूमेंट अगर ये नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है, लेकिन अगर किसी को सर्टेन मॉन्यूमेंट्स को ड्रॉप करना है तो ये हो सकता है AMASR एक्ट को अमेंड करके। What did the report say about ASI's functioning? तो ASI के बारे में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है, रीस्टोरेशन वर्क नहीं हो रहा है, जनरल अपकीप नहीं है, साइट्स की सेंट्रल डेटाबेस नहीं है। टिल डेट 14.4% जो टोटल सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका इंक्रोचमेंट हो चुका है। इट ऑल्सो एडवोकेटेड कि यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि लिडार, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार एंड 3D स्कैनिंग फॉर इनहेंस्ड एक्यूरेसी, और यहाँ पर एक्सकेवेशन की एफिशिएंसी के लिए। बाकी ASI को बाइफरकेट करने की बात की गई है कि यहाँ पर ASI का बाइफरकेशन हो जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेरिब्रल एंड द मैनेजेरियल फंक्शंस। जो ASI है वो यहाँ पर कोर मैंडेट को देखे, और जो दूसरी होगी इंडिया हेरिटेज डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये रेवेन्यू एस्पेक्ट के साथ डील करे, जैसे कि टिकट कलेक्शन, ऑक्शंस। फिर यहाँ पर मॉन्यूमेंट मित्रास की बात की गई है, तो एक स्कीम लॉन्च की गई थी, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। तो अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया था
कि जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं ये अडॉप्ट कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को और उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो ऑफ द 24 एग्रीमेंट्स साइंड विद वेरियस मॉन्यूमेंट मित्रास अंडर अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम, इफेक्टिव एंगेजमेंट सिर्फ यहाँ पर 4 MOUs में ही हुआ है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये स्कीम जो है इन्वाइट करती है कॉर्पोरेट प्लेयर्स को कि आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हो अक्रॉस द कंट्री। इस पेज पर G20 के बारे में पहले डिस्कस किया गया है कि G20 का जो यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन ड्रॉप किया गया उसमें यहाँ पर कंसेंसस कैसे इस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें पूरी स्टोरी है कि कंसेंसस कैसे इस्टेब्लिश किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैक्ट में यहाँ पर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा, सर्कुलर इकॉनमी के ऊपर, प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना है, फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, इसके ऊपर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स रशिया इराक गेन एट सऊदी अरेबियाज एक्सपेंस। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा था, जिसकी वजह से रशिया इराक से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया इराक से हमारा इंपोर्ट बढ़ा। उसका रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया से कम हुआ है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ये है नहीं। फिर यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की गई है कि हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर रेपो रेट को मेंटेन करे 6.5% पर। तो ये सब नहीं पढ़ना होता है, बेसिकली हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है कि RBI क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आपको बस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो आपको खुद से पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।